डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, जहां हम SN1 अभिक्रिया क्रियाविधि के बारे में पूर्ण रूप से इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है, उसकी क्रियाविधि को किस प्रकार से समझा जाए, और SN1 क्रियाविधि के अंदर चूंकि रेसिमाइजेशन की प्रक्रिया भी होती है, जिसको कि हम यहाँ पर किस प्रकार से समझें, इन सब पॉइंट्स को लेकर के इस वीडियो को बनाया गया है। इस टॉपिक के अंदर हम जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे वो सभी बिंदु है जनरल रिएक्शंस। ये ध्यान रखिए यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन के अंदर जितने भी पॉइंट्स ये जो दिए हुए हैं या SN2 रिएक्शंस के संदर्भ में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इससे ठीक पहले वाला जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के संदर्भ में वीडियो लेक्चर है, जो कि यूट्यूब चैनल पर ही मेरे उस पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ जा करके उसे देख सकते हो। हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में, जहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि जनरल रिएक्शन इन काइनेटिक्स क्या होती है, फिर उसके मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म के अंदर चूंकि यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, तो हम कार्बोकेटाइन को भी हम यहाँ पर देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे इसमें इसके त्रिविम रसायन कि SN1 अभिक्रिया क्रियाविधि की जो त्रिविम रसायन होता है वो क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर इसके अंदर अभी ड्यू है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया की अभिक्रिया क्रियाविधि पर प्रभाव डालते हैं, या उनकी उनकी जो वेग है या उनकी गति है उस पर प्रभाव डालते हैं, जिसके अंदर की हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, हमारे जो क्रियाकारक या सबस्ट्रेट होता है उसके बारे में, कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की सांद्रता और उसकी क्षमता क्या है उस पर, विलायक का प्रभाव, लिविंग ग्रुप का प्रभाव, इन सब चीज़ों को हम हमारे अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। लास्ट में समरी, और ऐसी कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं जो कि SN1 अभिक्रिया के लिए फेवरेबल होती हैं, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि SN2 अभिक्रिया के लिए फेवरेबल होती है। और लास्ट में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन जो कि SN2 अभिक्रिया क्रियाविधि के माध्यम से आसानी से संपन्न होते हैं। तो हम हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर SN1 अभिक्रिया क्रियाविधि के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे क्या सामान्य अभिक्रिया है और क्या उसकी क्रियाविधि होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हो सभी कि मैं राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। SN1 अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया और उसके बलगतिकी क्या है। यहाँ हम एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि यदि हम टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि कराएं वाटर और एसीटोन के मिक्सचर में, तो हम क्या देखते हैं कि इस अभिक्रिया में जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल की, वो डिपेंड करती है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड ओनली। अर्थात टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड से टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का बनना वो निर्भर करता है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता पर मात्र, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और जो हाइड्रोक्साइड आयन अवेलेबल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पर यह निर्भर नहीं करता है। इसे बताने के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है उसकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो यदि हम शुद्ध जल जिसमें कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर की होती है के साथ कराएं, या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो कि 0.05 मोलरिटी का लिया है, जिसमें कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जल की कंसंट्रेशन की तुलना में इतना गुना 5 लाख अधिक होता है। अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में जहां हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता तो इतनी अधिक है और जहां हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इतनी ही मात्र है, तो इसका मतलब यह है कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इन दोनों विलयनों के साथ सेम रेट से अभिक्रिया करता है। अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता चाहे कम हो चाहे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज़्यादा हो, दोनों ही प्रकार की गतियों में उसकी जो गति है वो समान है। इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो वेग है वो मात्र और मात्र टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड अर्थात जो हमारा इनिशियल सबस्ट्रेट है उस पर निर्भर करता है।
द रेट इक्वेशन फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, अर्थात इस अभिक्रिया के लिए जो रेट इक्वेशन है वो क्या है, प्रथम कोटि की होती है। किसके संदर्भ में, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के संदर्भ में। और इसीलिए जो अभिक्रिया का पूर्ण वेग है वो किस कोटि का है, प्रथम कोटि का है। अभिक्रिया को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड आयन से जब रिएक्शन होती है एसीटोन वाटर के मिक्सचर में, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है और क्लोराइड आयन एज ए लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो इसकी जो गति है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर की है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड पर, अर्थात रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एंड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट हम बात कर चुके हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांजिशन स्टेट, अर्थात जब टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की और हाइड्रोक्साइड आयन की जो रिएक्शन होती है तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उस ट्रांजिशन स्टेट में इन हाइड्रोक्साइड आयन का कोई योगदान नहीं होता, अर्थात कुल मिलाकर के हाइड्रोक्साइड आयन का यहाँ पर इस रेट में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन, अर्थात सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि ये अभिक्रियाएं चूंकि मल्टी स्टेप में कन्वर्ट होती हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के दौरान एक अभिक्रिया पद ऐसा होता है जो कि वेग निर्धारक पद के रूप में कार्य करता है। तो व्हेन ए रिएक्शन फॉलोज बाय मल्टी स्टेप रिएक्शन, अर्थात जब भी कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तब हमें वहां पर वेग निर्धारक पद के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। तो वेग निर्धारक या वेग नियमित पद जो होगा वो क्या होगा, मान लीजिए कि एक 3 स्टेप वाली एक अभिक्रिया है जहां पर फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्टेंट किसी धीमे पद में इंटरमीडिएट 1 में कन्वर्ट हो रहा है, सेकंड स्टेप के अंदर जो कि फास्ट स्टेप है वहां इंटरमीडिएट 1 इंटरमीडिएट 2 में कन्वर्ट हुआ, और स्टेप 3 के अंदर इंटरमीडिएट 2 जो है वो फास्ट स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो स्टेप 1 है जिसमें कि रिएक्टेंट धीमे पद में इंटरमीडिएट 1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस पूरी अभिक्रिया का जो संपूर्ण वेग है वो इस स्टेप पे निर्भर करेगा, अर्थात स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन मैकेनिज्म इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अर्थात किसी भी अभिक्रिया क्रियाविधि का जो सबसे धीमा पद होता है वही क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। इसीलिए स्टेप 1 क्या होगी, यहाँ पर वेग निर्धारक पद होगा, और पूर्ण अभिक्रिया का जो वेग होगा डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, इस रिएक्टेंट पर ही निर्भर करेगा। अर्थात इस अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम होगा वो क्या होगा, रेट बराबर K1, अर्थात इस प्रथम अभिक्रिया के वेग नियतांक K1 और रिएक्टेंट की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा। क्या क्रियाविधि इसके लिए हो सकती है, हम देखते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की वाटर के साथ में रिएक्शन है यहाँ पर, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल निर्माण होता है और हाइड्रोक्सोनियम आयन और क्लोराइड आयन रिमूव हो जाता है। तो सर्वप्रथम जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ हम देख सकते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से क्लोरीन जो है अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिमूव होता है और क्लोराइड आयन के रूप में मुक्त हो गया, और हमें यहाँ पर ये टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन प्राप्त हुआ। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन को एज ए क्लोराइड आयन रिमूव होने में जो हमारा ध्रुवीय विलायक है वो मदद करता है, यानी कि एडेड बाय द पोलर सॉल्वेंट ए क्लोरीन डिपार्ट्स विद द इलेक्ट्रॉन पेयर that bonded it to the carbon, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को साथ में लेकर के वो रिमूव हो जाता है। इस स्लो स्टेप में क्या देखते हैं कि आपेक्षिक अधिक स्थायित्व वाला एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन यानी कि तृतीयक कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, एडेक्लोराइड आयन। हालांकि यहाँ पर ये जो आयन्स हैं वो हाइड्रेटेड अवस्था में व्यक्त नहीं किए हुए हैं, परंतु इनके स्थायित्व को बनाए रखने के लिए ये सॉल्वेटेड अवस्था में रहते हैं, जिससे कि स्थायित्व उनका बढ़ जाता है, अर्थात इनके चारों ओर जो है वाटर के मॉलिक्यूल वो इन्हें घेरे हुए रहते हैं, यानी कि ये सॉल्वेटेड अवस्था में होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारी सबसे अधिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, अर्थात इस स्टेप के लिए बहुत उच्च क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। इट इन्वॉल्व्स हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ द CCl बॉन्ड, क्योंकि इसी अभिक्रिया पद के अंदर CCl का जो बंध है उसका विदलन होता है या वो टूटता है, एंड देयर इज नो अदर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्टेप, और इस पद के अंदर किसी अन्य प्रकार के बंध का निर्माण भी नहीं होता है।
क्योंकि यदि किसी अन्य बंध का निर्माण होना होता तो वहां से कुछ ऊर्जा मुक्त होती, तो कुछ ऊर्जा यहाँ पर इन्हें प्राप्त हो जाती, परंतु यहाँ पर संपूर्ण रूप से CCl बॉन्ड का विदलन होता है, जिसके लिए कि हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह जो पद है हमारा क्या है, बहुत उष्मा शोषी पद होता है, बहुत उष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये जो पद है हमारा वो धीमा पद भी होता है। जो सेकंड स्टेप हमारा, उस सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ कार्बोनियम आयन है उस पर स्टेप 2 इन्वॉल्व्स अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब चूंकि वाटर मॉलिक्यूल वहां अवेलेबल है, वाटर मॉलिक्यूल ऑन टू द न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑफ द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप। अर्थात प्रथम पद में जो कार्बोकेटायन बना है उस कार्बोकेटायन के न्यूक्लियोफिलिक साइट यानी कि जो कार्बन जिस पर की धनावेशित है वहां पर हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपना अटैक यहाँ पर करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल, इस पर वाटर मॉलिक्यूल ने अपने बॉन्ड पेयर के, अपने जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इस कार्बन को दे देगा, दे दिया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, धनावेश आ गया। हम देख सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है एक्टिंग एज ए लोइस बेस, क्योंकि लोइस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर नेट डोनर होते हैं, एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बोकेटायन। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो ये लुईस एसिड के तौर पर काम करेगा। दिस गिव्स द कैटायनिक कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस कैटायनिक कार्बन को अब ये एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आने से इसके पास भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इससे जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, द प्रोडक्ट इज टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन या प्रोटोनेटेड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ से एक प्रोटॉन को रिमूव कर दो तो ये ब्यूटाइल अल्कोहल ही है, तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये प्रोटोनेटेड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स नाउ वाटर मॉलिक्यूल। एक और वाटर मॉलिक्यूल है, वो अब यहाँ पर ब्रोंस्टेड बेस के तौर पर कार्य करेगा, अर्थात वो जो प्रोटोनेटेड टर्शरी अल्कोहल था वहां से एक प्रोटॉन को ले लेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है टर्शरी अल्कोहल उसका निर्माण हो जाएगा। एक और मॉलिक्यूल अगेन, अब ये ब्रोंस्टेड बेस के तौर पर कार्य कर रहा है और यहाँ पर ये जो H है प्रोटॉन है इसको ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं, वे जो कि H को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो ये यदि इसे ग्रहण कर लेगा तो अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया और हमारा हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर सेपरेटली लिबरेट हो गया, यानी कि मुक्त हो गया। A water molecule acting as a Bronsted base accepts a proton from the tertiary butyl oxonium ion, यानी कि tertiary butyl oxonium ion से एक प्रोटॉन को इस वाटर मॉलिक्यूल ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, जिससे कि वो ब्रोंस्टेड बेस के तौर पर क्या हो गया, कार्य कर गया। सो द प्रोडक्ट आर द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो यहाँ पर बन गया और हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर मुक्त हो गया। इस अभिक्रिया के लिए यदि हम एनर्जी कंसिडरेशन को यदि हम देखें तो हम यहाँ पर फ्री एनर्जी डायग्राम बनाएंगे इस अभिक्रिया के लिए, जिसमें कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमारा वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पर काम आते हैं, सर्वाधिक निम्न स्तर पर अभी मौजूद है। चूंकि प्रथम पद जो कि सर्वाधिक उष्मा शोषी वाला, जिसके लिए सबसे अधिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की हमें आवश्यकता है, तो संक्रमण अवस्था चूंकि उच्च ऊर्जा पर स्थित होगा, वहां के बाद में उससे कुछ निचली ऊर्जा स्तर पर हमारा स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण हो गया, जहां की क्लोराइड आयन मुक्त हो गया। उसके पश्चात अगेन एक और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के माध्यम से जहां पर दूसरी ट्रांजिशन अवस्था का निर्माण होता है, जिसमें कि एक वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बोनियम आयन पर जुड़ने के लिए आ रहा है। तो जब ये इसके पास जुड़ गया तो इसको स्थायित्व प्राप्त हो गया है यहाँ पर, और क्लोराइड आयन यहाँ मुक्ति है। अगेन अब ये जो H2O है वो तीसरी स्टेप के अंदर जो कि ब्रोंस्टेड बेस के तौर पर कार्य करेगा, वो यहाँ से एक H को ले लेगा और इससे एनर्जी बैरियर को पार करके हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है। द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फर्स्ट स्टेप, अर्थात प्रथम पद के लिए जो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है डेल्टा जी क्या है, सबसे अधिक है, डेल्टा G2 और डेल्टा G3 की तुलना में। यहाँ जो TS1 है वो प्रथम संक्रमण अवस्था को व्यक्त करती है, ये द्वितीय संक्रमण अवस्था और ये तृतीयक संक्रमण अवस्था होती है। तो ये हमारे SN1 अभिक्रिया के लिए एक सामान्य एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फ्री एनर्जी एक्टिवेशन है वो लगभग 630 किलो जूल पर मोल या 150.6 किलो कैलोरी पर मोल
गैस प्रावस्था में होती है, जबकि विलयन की अवस्था में यह 84 किलो जूल पर मोल ही होती है। अर्थात इन अभिक्रियाओं को यदि हम विलयन अवस्था में कराएं तो वहां पर इनका होना आसान हो जाता है। अब चूंकि यहां पर प्रथम पद के अंदर हम देखते हैं कि कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, तो हमें यहां पर कार्बोकैटायन की विवेचना करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। The CCl bond of tertiary butyl chloride is largely broken. जो tertiary butyl chloride का जो CCl bond है वो क्या है, completely break होता है, and ions are beginning to develop in the transition state। और जो संक्रमण अवस्था है वहां पर आयंस बनना प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि वेग निर्धारक पद होता है हमारा, और अल्टीमेटली वहां से कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाता है। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर कि कार्बन पर धनात्मक आवेश आने को है और यहाँ पर क्लोराइड ऋणात्मक आवेश के साथ मुक्त होने को है। तो जब ये मुक्त हो जाते हैं तो ये हमारा कार्बोनियम आयन जो है वो बन जाता है, तृतीयक कार्बोनियम आयन का निर्माण हो जाता है। नाउ स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो हमारा जो कार्बोकैटायन होता है वो प्लेनर ट्रायगोनल जियोमेट्री का होता है, अर्थात समतल त्रिकोणीय सममितीय होता है, क्योंकि उस कार्बन पर जो संकरण है वो sp2 होता है, और sp2 संकरण में हम जानते हैं कि 120 डिग्री का एंगल है और उसकी जो जियोमेट्री है वो हमारी प्लेनर ट्रायगोनल होती है। तो ये हम यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, ऑर्बिटल डायग्राम है हमारा मिथाइल कार्बोनियम आयन। ये कार्बन जिस पर धनात्मक आवेश है, और ये पहला H, दूसरा ये पहला sp2, दूसरा sp2 और इसका तीसरा sp2। इसके sp2 ने H के साथ में हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में अतिव्यापन किया, इसने इसके साथ में अतिव्यापन किया, अर्थात कार्बन का sp2 और इसका S, sp2s ओवरलैपिंग है, ये मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो स्टाइल इज ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द मिथाइल कैटायन। The bonds are sigma, bonds formed by the overlap of the carbon atoms 3sp2, ये कार्बन के 3 sp2 with the 1s orbital of the hydrogen atom, एक p ऑर्बिटल इसका वैकेंट। इसीलिए कार्बोनियम आयन के कार्बन पर बाहरी कोश में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4 और 6। इसीलिए ये लोइस एसिड के तौर पर कार्य करते हैं। ये डायग्राम है यहाँ पर डैश वेज, वेज और डैश डायग्राम है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन का। ये कार्बन और ये हमारे 3 मिथाइल, और इस कार्बन पर उपस्थित वैकेंट p ऑर्बिटल। अब ये कार्बन पर 3 जो sp2 ऑर्बिटल हैं इसके, उन तीनों sp2 ऑर्बिटल ने इस मिथाइल के, जिस पर की संकरण sp3 है, इनके sp3 ऑर्बिटल के साथ में अतिव्यापन किया, अर्थात यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या है, sp2 और ये sp3, यानी कि sp2 sp3 बॉन्डिंग है। A dashed line wedge representation of the tertiary butyl cation. The bonds between the carbon atoms, यानी कि कार्बन एटम के मध्य जो बंध बनते हैं, formed by the overlap of sp3 orbital of the methyl group, मिथाइल का sp3 with the sp2 orbital of the central कार्बन के sp2, इनसे इसका निर्माण होता है। तो ये हमारा मिथाइल कार्बोनियम आयन और ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन आयन का क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम है, जहां से हम इसकी ज्यामिति को समझ सकते हैं। यदि कार्बोनियम आयन के या कार्बोकैटायंस के रिलेटिव स्टेबिलिटीज को हम देखें तो हम जानते हैं कि जो सामान्य हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हम देखते हैं कि तृतीयक कार्बोनियम आयन जो है कार्बोकैटायंस, उसका स्थायित्व द्वितीयक से अधिक, द्वितीयक का प्राथमिक से अधिक और प्राथमिक का मिथाइल से अधिक होता है, अर्थात मिथाइल जो है वो लीस्ट स्टेबल है इस कैटेगरी में, और जो तृतीयक ब्यूटिल है हमारा वो मोस्ट स्टेबल है। क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि कोई भी चार्ज सिस्टम यदि है तो उसका जो स्थायित्व है वो कब होगा, जबकि उसका आवेश जितना अधिक डिस्पर्स्ड या डीलोकलाइज होगा, अर्थात उसके चार्ज का फैलाव जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक उसमें क्या होगा, स्थायित्व होगा। और कैसे कि कोई भी एल्किल ग्रुप को हाइड्रोजन से यदि हम कंपेयर करें तो उसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की। तो जब एल्किल ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ यहाँ पर रिलीज करेगा तो इसके चार्ज को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात जितना अधिक एल्किल ग्रुप होगा उतना ही अधिक यहाँ पर इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा, या यूं कहिए चार्ज का इसका डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा, तो ये सर्वाधिक स्थायी हो जाएगा।
इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये हमारा कार्बन और कार्बन से लगा हुआ एक मिथाइल 1H 2H और ये तीसरा H। यहां आप देख सकते हो कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर अभी लिख रखे हैं और ये हमारा कार्बन का वैकेंट पी ऑर्बिटल है। यहां ये व्यक्त करने की कोशिश की गई है कि इस CH बॉन्ड के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं दो, ये इस कार्बोनियम आयन के वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ में पार्शियली ओवरलैपिंग है वो कर सकते हैं। तो ये जो मिथाइल है वो मिथाइल किस प्रकार से हमारे इस कार्बोनियम आयन को स्थायित्व प्रदान करता है उसको यहां पर विवेचित किया गया है। हाउ ए मिथाइल ग्रुप हेल्प्स स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए कार्बोकेटायन, यानी कि कार्बोकेटायन के धनावेश को स्थायित्व करने में मिथाइल ग्रुप किस प्रकार से मदद करता है। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम वन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑफ द मिथाइल ग्रुप फ्लोज इनटू द वैकेंट पी ऑर्बिटल, फ्लो होती है वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकेटायन बिकॉज द ऑर्बिटल्स कैन पार्टली ओवरलैप, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में वो कभी भी रेस्ट स्थिति में नहीं रहते हैं और उनमें हाफ एच के बराबर की एनर्जी हमेशा रहती है, अर्थात वे हमेशा वाइब्रेटिंग मोड में रहते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स किसी भी मोमेंट पर पार्टली ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्टली यहां पर ट्रांसफर हो सकती है। नाउ शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस वे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्ट होने से जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके कार्बोकेटायन को धनावेश में कमी कर देते हैं, लेस पॉजिटिव, और इसको हल्का सा यहां पर धनावेशित कर देंगे, एज्यूम पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज डिस्पर्शन या चार्ज सेपरेशन बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हुआ। सो delocalization or dispersal of the charge in this way leads to greater stability, और इस प्रकार से विस्थानीकरण यदि चार्ज का होता है उससे स्थायित्व तो अधिक प्राप्त होता है। सो इंटरेक्शन ऑफ ए बॉन्ड ऑर्बिटल, तो इंटरेक्शन ऑफ ए बॉन्ड ऑर्बिटल विद ए पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड हियर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसे ही हम अति संयुग्मन का नाम भी देते हैं। अति संयुग्मन के बारे में हम प्रथम वर्ष के अंदर पढ़ते ही हैं, और आपको जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारा वहां पर रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन पर एक वीडियो बना हुआ है, तो आप उसे वहां पर जाकर के देख सकते हैं। सेकंड यहां पर क्या है कि जो डीलोकलाइजेशन और चार्ज है एंड द ऑर्डर ऑफ जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटायंस की, वो पैरेलल है नंबर ऑफ अटैच्ड मिथाइल ग्रुप के, अर्थात जितने जितने मिथाइल ग्रुप लगते चले जाएंगे वैसे वैसे ही चार्ज का डीलोकलाइजेशन और स्थायित्व का जो क्रम है वो बढ़ता चला जाता है। ये हम देख ही चुके हैं कि 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, चार्ज सेपरेशन 2 मिथाइल is more stable than isopropyl, is more stable than ethyl, is more stable than methyl। ये इनका यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 मिथाइल, ये हमारे फर्स्ट ईयर के लेवल पर ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इमेजिन कर सकते हैं कि 1 मिथाइल है, ये 2 मिथाइल है, ये 3 मिथाइल है। तो हम देख सकते हैं कि जितना अधिक चार्ज का सेपरेशन हो रहा है उससे ही उतना अधिक क्या है यहाँ पर स्थायित्व प्राप्त हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप फॉर टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल एंड इथाइल, ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये इथाइल है, और ये हमारा मिथाइल है। नाउ लास्ट पॉइंट इसमें यहाँ पर कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी हमारे इस SN1 अभिक्रिया की। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा कार्बोकेटायन है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का है, अर्थात इट में रिएक्ट विद ए न्यूक्लियोफाइल, अर्थात एक न्यूक्लियोफाइल जो है इस पर आक्रमण कर सकता है फ्रॉम आइदर द फ्रंट साइड और द बैक साइड, यानी कि सामने की तरफ से या पीछे की तरफ से, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। ये कार्बोकेटायन तो H2O मॉलिक्यूल यहां से भी अटैक कर सकता है या यहां से भी अटैक कर सकता है। H2O यहां पर एक्ट हो रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, जब इधर की तरफ से अटैक करेगा तो इसे हम बैक साइड अटैक यदि कहेंगे तो हमारा प्रोडक्ट इस आइसोमर वाला प्राप्त होगा, और यदि फ्रंट साइड से अटैक होगा तो हमारा प्रोडक्ट इस आइसोमर वाला प्राप्त होगा, अर्थात दोनों तरफ संभावनाएं बराबर होती हैं। और इस बराबर संभावनाएं होने की वजह से यदि ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनता है तो हमारा ये लिवर रोटेटरी बनता है, दोनों के इक्वल चांसेस हैं, तो हमारा एक प्रकार से रेसिम के मिक्सचर का जो निर्माण है वो यहाँ पर होता है। परंतु उस रेसिमिक मिक्सचर का निर्माण डिपेंड करेगा कि जो कार्बोनियम आयन है हमारा वो किस प्रकार का। अभी हम यहाँ देखते हैं कि जो कार्बोनियम आयन है हमारा, वहां पर उस कार्बन पर तीनों जो समूह लगे हुए हैं वो मिथाइल समूह है, तो ये कंप्लीटली हमारा कायरल नहीं है।
हम देखते हैं यहां पर कि विद द टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन, इस टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन के केस में इट्स मेक्स नो डिफरेंस, बट विद सम कैटायंस, परंतु कुछ अन्य कैटायंस के साथ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, और वो दो पॉसिबिलिटीज हमारे रिएक्शंस की क्या है होती है, जिन्हें हम यहाँ पर आगे देखते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटीज के अंदर हम देखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि हमारा जो रेसिमाइजेशन है वो सक्सेसफुली और कंप्लीट होता है। तो रेसिमाइजेशन क्या होता है, यानी कि रेसिमीकरण क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि एक प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाता है? रेसिमिक मिक्सचर में परिवर्तित हो जाता है। ये रेसिमाइजेशन कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। रेसिमाइजेशन कब होता है? ऐसी अभिक्रिया में जिसमें कि कोई कायरल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है किसमें? एक कायरल इंटरमीडिएट के अंदर, अर्थात जो कायरल मॉलिक्यूल तो है, और वो जब इंटरमीडिएट फॉर्म होता है तो वो इंटरमीडिएट हमारा एकाइरल होना चाहिए। उस परिस्थिति के अंदर रेसिमाइजेशन जो है वो संपन्न होता है। यहां हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव ये एस और आर यहां आपको लिखे हुए जो मिलेंगे वो इनके आरएस नोमेनक्लेचर के अनुसार है, ये डेक्स्ट्रो और लिवो से डिफरेंट है। तो आप ये मान के चलो कि हमारा एक कंपाउंड यदि है 3-ब्रोमो 3-मिथाइल हेक्सेन, क्या है? 3-ब्रोमो 3-मिथाइल हेक्सेन। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं विद एक्वस एसीटोन, तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? यहाँ पर रेसिमिक मिक्सर वाला 3-मिथाइल 3-हेक्सेनॉल। यह अभिक्रिया हम यहाँ पर दे रहे हैं कि 1 2, या आप यहां से इधर चलिए 1 2 और 3, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, 3, तो 3-ब्रोमो 3-मिथाइल और 3 के बाद में 4 5 और 6 हेक्सेन। तो 3-ब्रोमो 3-मिथाइल हेक्सेन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इस कार्बन से लगे हुए चारों समूह अलग अलग हैं, एक पे ब्रोमीन है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक पे प्रोपाइल है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जब इसकी रिएक्शन हम H2O के साथ हो रही है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉरवर्ड यानी कि फ्रंट पोजीशन पे, फ्रंट डायरेक्शन में OH लग रहा है, जो कि डेक्स्ट्रो रोटरी मान सकते हो, और एक लेफ्ट में हमारा लग रहा है OH मान सकते हो यहाँ पर। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है, जिससे कि हमारा कंप्लीटली एक ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर का यहाँ पर निर्माण होता है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को यदि हम देखें यहाँ पर कंप्लीट रेसिमाइजेशन की, जो हमारी इस अभिक्रिया को हमने पिछली स्लाइड में समझा है, तो उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कि ये हमारा जो कंपाउंड हमारा 3-ब्रोमो 3-मिथाइल हेक्सेन 1 2 3-ब्रोमो 3-मिथाइल हेक्सेन है। तो फर्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि ब्रोमाइड आयन का मुक्त होता है तो हमारा कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आप देख सकते हो एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है। The carbocation has a trigonal pennary structure and is achiral। ये जो कार्बोकेटायन है अब यहाँ पर हमारा वो एकाइरल है अभी, क्योंकि ये प्लेनर ज्योमेट्री वाला होता है। इस कार्बोकेटायन पर क्या हो सकता है यहाँ पर कि फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, क्योंकि जो H2 है हमारा वो H2 यहाँ पर फ्रंट साइड से अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक करेगा। इस प्रोपाइल को यहां पर हमने कभी लिख दिया यहां पर नॉर्मल प्रोपाइल के रूप में। तो फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक टेक प्लेस एट इक्वल रेट। फ्रंट साइड से अटैक और बैक साइड से अटैक एक समान वेग से होता है, एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज ए रेसिमिक मिक्सचर, और जो उत्पाद बनेगा हमारा वो रेसिमिक मिक्सचर पर तौर पर बनेगा। ये हम दोनों तरफ से अटैक को देख सकते हैं। यदि ये फ्रंट साइड से अटैक था तो H2O, बैक साइड से अटैक था तो H2O। अगेन दूसरा मॉलिक्यूल जो कि बेस के तौर पर काम आता है, ब्रोंस्टेड बेस के तौर पर, वो इस H को ले लेगा, इस H को ले लेगा, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर में ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, जहां पर फ्रंट साइड अटैक वाला और बैक साइड अटैक वाला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका निर्माण हो जाता है। तो एक कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर का निर्माण हो जाता है। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऐसे विक्रिया जिसमें कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन है वो संपन्न हुआ। The SN1 reaction of 3-bromo 3-methyl hexane proceeds with रेसिमाइजेशन, अर्थात ये अभिक्रिया जो है वो रेसिमाइजेशन के साथ संपन्न हुई। क्यों? जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना वो एकाइरल था और वहां पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की जो संभावना थी दोनों तरफ से वो बराबर थी। परंतु परिस्थिति यदि ये हो जिसमें कि रेसिमाइजेशन तो हो रहा है परंतु वो पार्शियल हो,
सामान्यतया क्या होता है कि कुछ SN1 अभिक्रियाएं ही होती हैं जो कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन के साथ संपन्न होती हैं। ज्यादातर के अंदर 0 से 20% तक इन्वर्जन होता है, अर्थात इन्वर्टेड जो प्रोडक्ट है वो हमें प्राप्त होता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, ये 6 क्लोरो 2 6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। आप यदि यहां से चलें तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 क्लोरो, क्योंकि ये जो दो है यहाँ पर, आप यदि एक इधर ही है तो एक मिथाइल तो यही है ना भाई, तो 1 2 एंड 3 है तो 5 एंड 6 कार्बन, तो 6 क्लोरो और नंबर 2 पर मिथाइल तो 2 6, तो 6 क्लोरो 2 6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। कुल मिलाकर के आप ये समझिए यहाँ पर कि ये कार्बन तो है हमारा वो कायरल कार्बन है, जहां पर कि एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक क्लोरीन है और एक ही हमारा नॉर्मल एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। जब इस पर हम रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 40% तो हमारा आर प्रोडक्ट है जो कि रिटेंशन है, क्योंकि जिधर से क्लोरीन निकला उधर ही OH लगा है, तो ये तो हमारा रिटेंशन हो गया कॉन्फ़िगरेशन का। लेकिन हमारा 60% जो प्रोडक्ट है वो बना हमारा एस कैटेगरी वाला, जिसमें कि हमें यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 40% है, तो ये 60%, और जो एक्स्ट्रा 20% हुआ वो हमारा एक्चुअल इन्वर्टेड प्रोडक्ट हुआ। हियर वी सी दैट एक्स्ट्रा 20% ऑफ एस आइसोमर, अर्थात जो एक्स्ट्रा 20% हुआ एस आइसोमर का, वो रियल इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर इसे हम कहेंगे कि ये पार्शियल रेसिमाइजेशन का एग्जाम्पल है। इसकी क्रियाविधि को यदि हम समझे या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझे तो आप हमें समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर हमने कॉमनली इन चारों ग्रुप्स को ABD में कन्वर्ट कर लिया। हम देखते हैं यहाँ पर यदि H2O के अटैक होने पर यदि ये परिस्थिति बनी कि सॉल्वेटेड अवस्था में रहता है, मान लीजिए कि ये सॉल्वेटेड अवस्था में यदि है और ब्रोमाइड आयन पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ, तो ये साइड जो है शील्डेड बाय फ्रॉम अटैक, अर्थात ये जो साइड है वो शील्ड हो चुकी है और ये साइड ओपन है, जबकि यहां पर ब्रोमाइड आयन मुक्त हो चुका तो दोनों साइड ओपन है, ये फ्री कार्बोकेटायन है। तो इस परिस्थिति के अंदर जब अटैक होगा तो निश्चित रूप से यहां पर आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहां पर आसानी के साथ में हमारा जो H2O है वो आकर के यहां से क्या ले जाएगा, एक H को ले जाएगा, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर दोनों तरफ से अटैक की संभावना है, तो यहां पर रेसिमाइजेशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर रेसिमाइजेशन तो हो गया, लेकिन साथ में इस पॉसिबिलिटीज के हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्वर्टेड जो प्रोडक्ट है उसके बनने की संभावनाएं भी यहाँ पर क्या हुई, प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पर हम अंत में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टॉपिक को यहाँ पर मैंने साथ में ले लिया है कि SN1 के बारे में हम सारी जो सामान्य जानकारी है वो हमारे यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, परंतु चूंकि ये भी एक SN1 का ये पार्ट है कि जहाँ पर हम यहाँ पर सोल्वोलिसिस विलायक अपघटन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। चूंकि सोल्वोलिसिस जो है वो नाभिकीय प्रतिस्थापन का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें कि नाभिक इसने ही जो हमारा है वो यदि विलायक का कोई मॉलिक्यूल हो, सॉल्वेंट प्लस लिसिस क्लीवेज बाय द सॉल्वेंट, अर्थात विलायक के द्वारा यदि विघटन होना हो तो उस अभिक्रिया को हम सोल्वोलिसिस कहते हैं। और इसे इट इज क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर, इट इज एल्कोहोलिसिस व्हेन सॉल्वेंट इज एन अल्कोहल, जब सॉल्वेंट अल्कोहल है तो इसे हम एल्कोहोलिसिस कहेंगे, जिसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि मेथेनोलिसिस। सोल्वोलिसिस के कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर अभिक्रिया होती है यदि H2O की, तो OH लग गया, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। यदि मेथेनॉल से रिएक्शन होती है तो आप Cl और H को निकाल दीजिए, OCH3 मेथॉक्सी लग गया। यदि आप HCOOH से रिएक्शन हो रही है आपकी तो इस H को रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ पर यह फॉर्मेट प्राप्त हो गया, HCOO, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप यहाँ पर लग गया। एक अभिक्रिया को यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म के तौर पर हम लेके चलते हैं कि इसकी अभिक्रिया जो है उसके अंदर भी यहाँ पर सबसे पहले तो कार्बोकेटायन का ही निर्माण होना होता है, उस कार्बोकेटायन पर फिर क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का अटैक होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो यहाँ पर वही है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस कार्बोकेटायन पर मान लिया हम यहाँ पर HCOOH ले रहे हैं, तो HCOOH के एक ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो हमारे इस पर चले जाएंगे, तो जुड़ गया इस टर्शरी मिथाइल कार्बोकेटायन से और इस पर प्लस चार्ज आ गया। ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करता है, ये यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पर आसानी के साथ में, यदि ये अपने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे और ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ दे दे तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये स्टेट बन जाएगी हमारी। अब जो क्लोराइड आयन हमारा है वो क्लोराइड आयन क्या करेगा, इस H को एज HCl के तौर में लेके चला जाएगा और इसका धनावेश जो है वो खत्म हो जाएगा, ये बन गया।
इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर है HCOOCCH3, ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बन गया। तो ये सोल्वोलिसिस की अभिक्रिया है। तो मैं समझता हूँ कि SN1 अभिक्रिया क्रियाविधि के बारे में जितनी भी विवेचना थी वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने एक सामान्य SN1 अभिक्रिया क्या होती है उसको यहाँ पर बता दिया। SN1 अभिक्रिया की जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है उसको समझा दिया है यहाँ पर, और साथ ही साथ SN1 अभिक्रिया की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री उसके एनर्जेटिक्स है उसको यहाँ पर हम आसानी से समझ चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर रेसिमाइजेशन की जो प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है उसको भी यहाँ पर हमने देखा है। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, जहां पर हम SN1 और SN2 अभिक्रियाओं पर विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं उनका उनके अभिक्रिया वेगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या SN1 और SN2 अभिक्रिया पर किन किन का प्रभाव पड़ता है, उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। जहां पर हम सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर है, कंसेंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की है, सॉल्वेंट का प्रभाव है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू।